इस बार चाहे मजबूरी में समझिए या स्ट्रेटजी रणनीति समझिए, बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना काडर लड़ा दिया उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी मज़े में आ गई। वरना वो 0.75 जो था वो जम्मू की तरह और कम हो गए 0.50 हो सकता था। लेकिन इस बार में बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ता हुआ देखा। मुस्लिम भी सिर्फ देख रहा है इस वक्त। अभी तो आम आदमी पार्टी को देख रहा है कि उसके साथ हमको रहने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कुछ सीटें हैं जैसे सोमनाथ भारती हैं, मुसलमानों ने पसंद करता है बीइंग कैंडिडेट, तो उस सीट पे कांग्रेस और समाज इसकी बड़ी तगड़ी फाइट थी। तो अब खबर यह है कि वहाँ पर जब से ये खबर उड़ी है कि भाजपा जीत सकती है वहाँ का पंजाबी कैंडिडेट जो है, तो फिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं क्योंकि आखिरी 5-7 दिनों में चुनाव पहुंच गया है। मेरे साथ हैं सैयद कासिम साहब। इन्होंने बुलावा दिया, हम इनको ढूंढते हुए दिल्ली में आईटीओ के इलाके में आ गए और चर्चा करना चाहते हैं कि दिल्ली में दलित मुस्लिम किधर वोट डाल रहा है और चुनाव जो है अब तक किस तरह का चल रहा है। सर, टीवी जो है वो तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई जो है उसे ख़त्म ही नहीं कर रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये सच्चाई भी है और दूसरी बात यह है कि वो कैसे ख़त्म कर दे। दोनों तरफ से उसको भरपेट भोजन मिला हुआ है। आम आदमी पार्टी स्टेट में दे रही है तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ऊपर की सरकार से दे रही है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, तो उससे तो ये करना ही करना है। लेकिन आप देखिए ना कि ये जो अपना ये मीडिया है जिसे मैंने भोंदी मीडिया नाम दिया है, वो मीडिया जो कांग्रेस का कल तक हुआ करता था, अब वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट गया है। उसमें भी आपको दिखाई देंगे कि बड़े चेहरे ऐसे थे जो सिर्फ कांग्रेस की बात करते थे, लेकिन आज वो आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं। एक तीसरा मीडिया भी काम कर रहा है। वो मीडिया जो है बड़ी खूबसूरती के साथ आम आदमी पार्टी का सिर्फ विरोध करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन वोटर्स को भेज रहा है जिन्हें दलित वोटर कहा जाता है। ये भी बड़ा स्मार्टली काम हो रहा है। ये मैंने दिल्ली आने के बाद महसूस किया। पहले मैं उन हैंडल्स को देख रहा था कि अचानक इनको क्या हो गया, लेकिन वो चूंकि सिर्फ बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के विरोध की, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ हैं या हम कांग्रेस के साथ हैं। मैसेजिंग साफ है कि भाई जो केजरीवाल को हरा रहा है उधर चले जाओ। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जो बीएसपी का बनने का ढोंग भी कर रहे हैं और वो एक तरह से दलितों को मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप 5-7 दिन पहले का उनका रवैया देखिए और आज का रवैया देखिए, तो दोनों में बड़ा अंतर पाएंगे। अब कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जो जिन्हें आप और हम खूब जानते हैं। कहते नहीं, गालिब का एक मिसरा है, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में। हम इसी गली में जब पले बढ़े हैं, इसी में बड़े हुए हैं, तो हमें पता है ना कि यहाँ का कौन आदमी किस चाल पे कहाँ चल रहा है। तो ये एक वजह है। मीडिया का रोल होता है, इससे इनकार नहीं किया जाता वैभव भाई। और मीडिया का रोल छोटा बड़ा मीडिया नहीं होता। अब आपने इस चुनाव में वैभव भाई अरविंद केजरीवाल के विकास की पोल खोली, कहीं नहीं चल रही थी खबरें। लेकिन जिस दिन आप उतरे हैं, आपने नारायणा और नरेला और दूसरी जगहों से वहाँ से शुरू किया है, उसके बाद वो खबर बननी शुरू हुई। वरना क्या था, चेहरा योगी का चेहरा, मोदी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा, केजरीवाल का चेहरा, राहुल गांधी का, और इन चेहरों पे कैमरे घूम रहे थे और वो चेहरे से नीचे नहीं आ रहे थे। लेकिन आपने जब उन गलियों का, नालियों का, सीवर का, गंदे पानी की रिपोर्टिंग की और आप गली गली पहुँचे, तो ये ईमानदाराना ऐसा नहीं होता है कि कोई मीडिया, मैं फिर कहूँगा मीडिया छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। और आपने इस बात को साबित किया। आप जब निकले तो आपने उसको आपसे उठा के पूरे देश की मीडिया उसे चलाने लगी। तो मीडिया का रोल उससे नकारा नहीं जा सकता। दलित मुस्लिम दोनों के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात को मानता है कि अरविंद केजरीवाल दलितों और मुस्लिमों के हितैषी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के वो ट्वीट्स जो उन्होंने उस ज़माने में किए हैं मरकज़ को लेके, वो आज निकाले जा रहे हैं। एसडीएम से एफआईआर कराई थी, एफआईआर कराई और मरकज़ को बिल्कुल उन्होंने रख दिया। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट था शर्जील इमाम के लिए। शर्जील इमाम का था कि अगर दिल्ली पुलिस हमारे पास होती तो 2 घंटे में शर्जील जेल के अंदर होते। अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट आज बाहर आ रहा है। शाहीन बाग खाली करने को लेकर, शाहीन बाग खाली करने को लिया, सीए एनआरसी में उनका जो रोल रहा उसको, दिल्ली दंगों में जो उन्होंने सीसीटीवी मुहैया नहीं कराया उसको, ये सारी चीज़ें आज मुद्दा बन गई हैं।
और ये मुद्दा बनाने का काम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा पूरा DNN का है, लेकिन मुद्दों पे ले जाना कहीं ना कहीं DNN ने शुरू किया। और या यूँ कह लीजिए कि DNN और आकाश आनंद की एक जोड़ी थी जो इस चुनाव को शीश महल और हवा महल से निकाल के मुद्दों तक लाई। कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं सर? क्या देर से शुरुआत की कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि 3 बार की सरकार वो चला चुके हैं 2008 तक, उसके बाद केजरीवाल साहब का आगमन होता है, अब जाके वो एक तरह से थोड़ी स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुकाबला त्रिशंकु तो है ही है, कई सीटों पर चौकोनिये भी है। देखिए, कांग्रेस अपनी 2013-14 की गलती को जो है जो उसने की थी आम आदमी पार्टी को समर्थन देके, उस गलती से अब छुटकारा अब पाना चाहती है। क्योंकि उसने देखा कि हमने जब समर्थन दिया तब केजरीवाल की कितने सीटें थीं और हमारे समर्थन के बाद केजरीवाल की कितने सीटें हुई, हम कहाँ पहुँचे। और कांग्रेस ने जो टेस्ट किया था नगर निगम के चुनाव में, मुस्लिम आबादियों में उनको उसका रिस्पांस मिला था। आप देखिए, कांग्रेस के पार्षदों में 3/4 पार्षद मुस्लिम ही जीत के गए हैं, टोटल पार्षदों में अगर आप देखेंगे गिनेंगे तो। इस वक्त भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, दिल्ली में मुसलमानों का रुझान अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ हो नहीं पा रहा है। ये कहने के बावजूद कि बीजेपी सरकार आएगी, झुग्गियाँ गिरा देगी, बुलडोजर चला देगी, ये कर देगी, इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही हैं। केजरीवाल जादूगर भी हैं, कारीगर भी हैं, स्मार्टली झूठ भी बोलते हैं। मुस्लिम एक मुश्त वोट करता है, वो बीजेपी की सत्ता ना आ जाए दिल्ली में भी, तो ये एक तरह की एक टॉपिक है ही ये भी। देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी की सत्ता ना आ जाए इसके लिए छोटे भाई को तो वोट नहीं करेगा ना। जब अभी तक जब दिल्ली की सरकारों पे मुस्लिम ने वोट किया वैभव भाई, तब तक ना दिल्ली के दंगे हुए थे, न शाहीन बाग हुआ था, न इस तरह की कोई बातें हुई थी, न CA/NRC आया था। उसके बाद का पहला चुनाव है। तो उसमें जो इनका रोल था, देखिए मुसलमान बड़ा सेंसिटिव वोटर होता है, उसके पास आप एक बिजली के बिल या पानी के बिल से उसको आप शाहीन बाग या दिल्ली के दंगों से नहीं जोड़ सकते। शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के लिए उनका किया गया ट्वीट, या ताहिर की जो जेल में इतनी लंबी उनकी गुजरी, ये सब मामले आखिर में बरी भी हो गई। तो ये सब मामले जो हैं उसमें बहुत भारी पड़ते हैं। ये मुसलमानों का एक मैं आप मिजाज बता दूं, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं तो मैं उस कम्युनिटी का मिजाज जानता हूं। कितना अंतर देखते हैं आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एज अ वोटर? अगर आप कहीं दिल्ली के वोटर हैं नहीं आप, लेकिन अगर होते तो आप देख तो रही हैं चुनाव को, कितना अंतर नजर आ रहा है आपको दोनों पार्टियों में? मैं आपको आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो मैंने वही फेसबुक मेरा नया बना था अकाउंट, मुझे लगता है 1 साल हुआ था मुझे, तो मैं पूरी रात जाग के सिर्फ अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के रोल को RSS के एजेंट के तौर पे रखता था। मैं अन्ना के आंदोलन को भी RSS के एजेंट के तौर पे मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन में आए थे। अन्ना ने आंदोलन शुरू किया तो तमाम मुस्लिम मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए थे, अनफ्रेंड करके चले गए थे, ब्लॉक करके चले गए थे कि ये पागल हो गया, इतना अच्छा आदमी आया। तो मैंने तो इनको उस वक्त पहचान लिया था जब इन्होंने शुरुआत की थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक हैं अरविंद केजरीवाल। बसपा के मद्देनज़र भी देखें तो अन्ना आंदोलन का पूरा जो प्रपंच है वो फिट बैठता है कि 14% तक का वोट था और कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो कहीं ना कहीं एक पूरा ताना बाना बुना गया मीडिया और इनकी पूरी जो टीम को लगाकर बसपा का भी वोट साफ हुआ, कांग्रेस भी साफ हो गई। देखिए, वो तो उन्होंने स्मार्टली किया ही, और उसी का नतीजा है कि यही नहीं, उन्होंने पंजाब में भी धो दिया सबको। वो झूठ को बेचना जानते हैं, उन्हें झूठ को मतलब आप समझिए बड़ी खूबसूरती से पहनाना आता है। वसीम बरेलवी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उस शेर को उन्होंने दिल्ली में इस्तेमाल किया और लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। शेर मैं आपको पढ़ता हूँ वसीम साहब का कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। मतलब ये मजबूरी है, इतना सलीका है कि मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो ये अरविंद केजरीवाल का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। मुझे लगता है कि जहाँ पर इस वक्त इलेक्शन है उसके बावजूद देखिए अरविंद केजरीवाल और बीजेपी का वोट एक है। दिल्ली में जब चुनाव होते हैं केंद्र के तो सारी सीटें भाजपा ले जाती है, कांग्रेस के अलायंस के बाद लेके चली गई, आप समझ लीजिए। और उसके बाद फिर जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो वो वाइप ऑफ कर देती है, धो देती है, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाती है। तो इस बार कांग्रेस अपना वोट वापस लाने की कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की ज़्यादा नहीं 12-15 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ जो भी लड़ेगा कांग्रेस से लड़ेगा, और वो केजरीवाल के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी, कितनी फ़ायदेमंद होंगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बसपा के सवाल पर आएंगे क्योंकि बसपा का दर्शक देख रहा है, वो जानना चाहता है कि बसपा कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन एक सवाल है कि
ओवैसी साहब की पार्टी के भी कुछ अहम प्रत्याशी मैदान में हैं, उनको लेकर भी सोशल मीडिया पे पूरा जो एक उनका समर्थक है वो लामबंद है, और अमानतुल्लाह खां को भी एक तरह से आम आदमी पार्टी के ही रूप में देखा जा रहा है कि वो एक मुस्लिम प्रत्याशी ना हो के आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा है। नुमाइंदगी की बात करें तो वही है, मतलब दलित और मुस्लिम आर ऑन द सेम बोट। अगर हम बात राज्यसभा भेजने की बात हो, अहम मंत्रालय नहीं मिले, केवल इमरान साहब को पर्यावरण मंत्री बनाया था और इधर समाज कल्याण मंत्रालय दलितों को मिलता रहा। उसके अलावा जो इनकी मेन बॉडी है पीएसी, उसमें भी कुछ अहम जगह नहीं मिली, क्योंकि जो सबसे अहम बॉडी आम आदमी पार्टी की है वो पीएसी है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस पूरी कवायद में ओवैसी साहब भी कुछ सीटें निकाल के ले जाएं? देखिए, मेरी अभी लखनऊ में बात हुई थी, असल में ओवैसी गए थे जेपीसी की मीटिंग में, तो हम लोग खाने पे थे, बड़ी देर तक अनऑफिशियल भी बात हुई। ऑफिशियली भी मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने कहा आपने बड़े कम उम्मीदवार लड़ाए हैं। उन्होंने कहा बड़ी मुसीबत है यार, मैं ज़्यादा लड़ाता हूँ तो लोग कहते हैं ज़्यादा लड़ा दिए, मैंने कम लड़ा दिए, इस पर भी सवाल हुआ। मैंने कहा नहीं, आपने बहुत कम करने। देखिए, मैंने 3 सीटों पर लड़ाया है और इंशाल्लाह हमारे 3 में से 2 उम्मीदवार जीत जाएंगे, जिसमें से एक ओखला और एक आपका दिल्ली दंगे के आरोपी। ये 2 सीटों पे उनका बड़ा कमांड है और दोनों में वोट भी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दाल गल जाए, ये मुश्किल है। आम आदमी पार्टी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी अगर ओवैसी बढ़ गए तो आम आदमी पार्टी तो नहीं बढ़ चल पाएगी वहाँ। तो मुझे लगता है ओवैसी ने सही कदम उठाया है, क्योंकि वो जब बात करते हैं कि क़यादत सब ख़त्म कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप ख़त्म कर रही हैं पार्टियाँ, तो वो लीडरशिप की अगर बात कर रहे हैं तो उनको लीडरशिप देने का जो प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। ऐसी संभावना भी पैदा हो सकती है क्या कि जो मुस्लिम वोटर है वो एक मुश्त ही आम आदमी पार्टी को छोड़ दे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं खुल के निकल के, और वो कांग्रेस की तरफ चला जाए? ऐसी भी क्या कोई संभावना है? देखिए, कम से कम जमुना पार और ओखला में तो यही दिखाई दे रहा है। अब बाकी दिल्ली का, आप दिल्ली घूम रहे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ, जैसे CNRC जो हुआ वो ओखला से लेके शाहीन बाग, ये पूरे हिस्से में हुआ, तो उस इलाके की जो नौयत है वो मैं बता सकता हूँ आपसे। या फिर जमुना पार का ये जो हिस्सा है जो दंगे से प्रभावित हुआ सारा, तो वहाँ की भी स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। अब बाकी दिल्ली के हाल को आप बेहतर बता सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ मुसलमानों का रुझान है और 1-2 सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर अगर जैसे BSP ठीक लड़ रही, जैसे मुसलमान अगर इस पे आ गया कि मुसलमान को वोट दे देंगे तो आपको लक्ष्मी नगर वाला कैंडिडेट भी कुछ बेहतर कर सकता है, या वो बाबरपुर या कहाँ पर एक कैंडिडेट और जो लड़ रहा है उसके बारे में भी ये खबर है कि वो अच्छा कर सकता है। अब अच्छे में कितना कर सकता है ये तो चुनाव बताएगा। 2013 में बसपा के प्रत्याशी को ओखला से 20,000 के आसपास का वोट था, मतलब वो चौथे नंबर पे थे। लेकिन जब आरिबा खान के जो पिताजी हैं आसिफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जब वो जीते थे तो बसपा को उस टाइम पे 20,000, तो वोट बटा नीचे वाला, लेकिन कांग्रेस का वोट इंटैक्ट रहा। तो देखिए, ऐसा है ना कि इस बार भी अगर बसपा का वोट बसपा को वहाँ मिलता है तो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है, 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और उसमें अगर उसके साथ जो है उसका अपना वोटिंग का इंटैक्ट होता है, तो जिस बात को मैं ये कई बार मैं कह चुका हूँ वैभव भाई कि बहुजन समाज पार्टी 0.75, जैसे आपने सबसे पहले बताया कि 68,000 वोट मिले थे 70 सीटों पे, तो अब ये उसका आखिरी था। इस बार चाहे मजबूरी में समझिए या स्ट्रेटजी रणनीति समझिए, बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना काडर लड़ा दिया उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी मज़े में आ गई। वरना वो 0.75 जो था वो जम्मू की तरह और कम हो गए 0.50 हो सकता था। लेकिन इस बार मैं बहुजन समाज पार्टी का वोट बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, बसपा ने वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए, तो एक तरह से वो चाहते हैं कि सीधे तौर पे बीजेपी ना जीते और जो फ़ायदा पहुँचाने वाली जो बात है उससे वो बचे रहे वो। हाँ, ये तो है। और देखिए, ऐसा है ना कि बहुजन समाज पार्टी की कई चीज़ें आप इस देखेंगे तो बहुत बदलाव देखेंगे। जैसे काडर को टिकट दे देना, अब काडर का टिकट देना जो है वो भी एक मैसेज तो है ही है। वो बहस का विषय हो सकता है कि क्यों दिया गया, लेकिन दिया गया, और दिया गया तो उसके फ़ायदे तो मिलने ही मिलने हैं। और रही बात मुस्लिम वोट्स की, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम भी सिर्फ देख रहा है इस वक्त। अभी तो आम आदमी पार्टी को देख रहा है कि उसके साथ हमको रहने में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। कुछ सीटें हैं जैसे सोमनाथ भारती हैं, मुसलमानों ने पसंद करता है बीइंग कैंडिडेट, तो उस सीट पे कांग्रेस और समाज इसकी बड़ी तगड़ी फाइट थी। तो अब खबर ये है कि वहाँ पर जब से ये खबर उड़ी है कि भाजपा जीत सकती है वहाँ का पंजाबी कैंडिडेट जो है, तो फिर वो आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, वो हजरानी और उधर के पीछे का जो मुसलमान है, तो वो ड्यू टू कैंडिडेट है, ड्यू टू पार्टी नहीं है।
बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे सैयद कासिम साहब को। और क्योंकि दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा तबका, मतलब उसमें दलित भी शामिल है, अम्बेडकरवादी दलित से लेकर मुसलमान भी शामिल है, वो चाहता है कि बीजेपी सत्ता से दूर रहे और बीजेपी चाहती है कि इस बार सत्ता उनके हाथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उसको अलग थलग रखने के प्रयास साफ दिख रहे हैं। बसपा को भी पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि बसपा फिलहाल एक टेक्निकली तो राष्ट्रीय पार्टी है ही जब तक रिव्यू नहीं होता। और बीएसपी के प्रत्याशी भी लगभग 68 सीटों पे दिल्ली में मैदान में है। कई जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं और कई जगहों पर जो जैसे कैडर के प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली का जो दलित समाज है वो 14% तक वोट कर चुका था। क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी होती है और क्या ओवैसी साहब के पास भी कुछ ना कुछ सीटें निकल के आती हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के वोटों में इजाफा होगा और चुनाव कहीं त्रिशंकु तो कहीं चौकोनीय इस बार हमें नजर आने वाला है। आप एक चीज़ बताइए, आपने दिल्ली की पॉलिटिक्स को खूब जानते हैं वैभव भाई। जैसे आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का आधा वोट तो एक ही है। जैसे अगर आम आदमी पार्टी को 50% वोट मिलता है तो 25% उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है। एक मोटा मोटी बात कर रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बराबर लड़ गई तो क्या कांग्रेस में लाभ की पोजीशन पे आप देखते हैं दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो विनिंग मार्जिन है वो कम होगा अगर बराबरी की स्थिति आती है, क्योंकि बहुत सारा वोट इनका कॉमन है। लेकिन जो पुराना कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, जो झुग्गी झोपड़ी का वोट था, जो अनऑथराइज कॉलोनी का वोट था, वो पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास ही गया है। ले गया उसका। हाँ, वो फ्री की राजनीति जो है, महिलाओं की बस फ्री, या फिर जो 200 यूनिट है, क्योंकि एक पूरा दिल्ली का इलाका ऐसा है जिनके घर में ना एसी होगा और फ्रिज नहीं होगा और प्रेस नहीं होगी, तो ऐसे में उनके 200 यूनिट से कम ही आना है, तो उनका बिजली का बिल नहीं आ रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि यार ये जो 1500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ये नुकसान ना हो जाए, या जो बस में फ्री यात्रा मिल रही है वो नुकसान है। तो फ्री कितना काम करेगा ये भी देखना होगा। दिल्ली में एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता था कि दिल्ली में जो आपने एक इशू उठाया विकास का, और ये विकास का मुद्दा आपने उठाया और पूरे देश में गया। तो आपको क्या लगता है विकास जो है फ्री पे भारी पड़ेगा? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली का जो मिडिल क्लास है या जो इंटेलिजेंशिया है या जो पॉश इलाके के लोग भी हैं, वो अगर रेट करने चलें काम के आधार पर, ज़मीन पर जो काम है, तो दिल्ली पूरी तरह तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और कम से कम 3 दशक पीछे जा चुकी है। नाली, सड़क, सीवर, खरंजे। और अगर आप कांग्रेस के 3 कार्यकालों से भी इसे कंपेयर कर लेते हैं, जो 15 साल कार्यकाल रहा, ये उसमें मतलब 10 में से 1 नंबर भी इनके नहीं आते। क्योंकि जो 75 से ज़्यादा फ्लाईओवर बने 3 कार्यकालों में, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो कुछ चीज़ें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इन्होंने उस पर काम नहीं किया। और आज के समय दिल्ली के सीवर, नाली, सड़क, खरंजे और यातायात की समस्या बहुत खतरनाक हो चुकी है। अगर जनता उन मुद्दों को आगे रखेगी तो ज़रूर आम आदमी पार्टी का और भी नुकसान हो सकता है। एक सवाल और आखिरी लेता हूँ आपसे। आज आ रहे हैं अखिलेश यादव, पूरे मीडिया में, आम लोगों में, इंटेलेक्चुअल क्लास में ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों दलितों की विरोधी है। ये बिल्कुल चर्चा है। ऐसे में अखिलेश यादव उनके प्रचार में खुद नहीं आ रहे हैं, उन्होंने पूरी टीम झोंकी हुई है। अमित जामी यहाँ लगे हुए हैं, इकरा को यहाँ पे भेजा गया है और भी उनके सांसद यहाँ पे भेजे गए हैं, जबकि वहाँ मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है और अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। अखिलेश कांग्रेस का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव को उस कांग्रेस की चिंता नहीं है जिसको दलित भी पसंद करता है, मुसलमान भी पसंद करता है? देखिए, मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं अखिलेश यादव जी इज़ प्लेइंग विद फायर। वो खतरा मोल ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और क्योंकि इंडिया गठबंधन का स्वरूप आप देख लीजिए, वो उतना इंटैक्ट बचा नहीं है, वो बहुत ही बिखरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है कि 27 के चुनाव में नए समीकरण पैदा होंगे, क्योंकि अब जिस तरह का हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस की तरफ हुआ, राहुल गांधी ने जो केजरीवाल साहब को लताड़ा है ज़बरदस्त तरीके से, और क्योंकि अखिलेश यादव अब आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा से उस तरह का वो एक हारमोनी बन पाएगी। वैसे भी राहुल गांधी को तो यही कहा जाता है ना, बड़ा ज़िद्दी स्वभाव का आदमी हो, तो ये कहीं दिल्ली की जिद उत्तर प्रदेश में भारी न पड़े। वैसे मुझे जो जानकारी है, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने यही कहा कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो अखिलेश यादव यूपी में हमारा गठबंधन खुद छोड़ेंगे, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर हार जाती है तो हम अखिलेश यादव का साथ हम छोड़ेंगे। देखिए, दोनों तरफ से कांग्रेस का इंडिया मोटे तौर पे अगर जैसे टीएमसी सपोर्ट कर रहा है तो मोटे तौर पे बिखरा हुआ नजर आ रहा है 27 के चुनाव में। इसलिए मैं कह रहा था कि दिल्ली की राजनीति से जो एक टेक अवे है वो ये भी है कि 27 में उत्तर प्रदेश में नए समीकरण
देखने को मिलेंगे। उसमें बीएसपी अपनी ताल कहीं भी एक तरह से लगा सकती है। आरएलडी फिलहाल सत्ता के साथ है। पहले बीएसपी को दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और आपके पंजाब के चुनाव में गुजरना होगा। और अगर दिल्ली में जिस तरह से उसका प्रदर्शन है, अगर वो 0.5% से 5-7%, 8%, 9% तक पहुंच जाती है, तो फिर वो उसमें आ जाएगी, प्लेइंग 11 में आने वाली पोजीशन में आ जाएगी। फिर बिहार भी अगर अच्छा कर लेती है, पंजाब भी कर लेती है, वोट प्रतिशत बढ़ा, तब आप जो आप सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वही देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया पूरे विश्लेषण चर्चा पे। आप क्या कुछ सोचते हैं? हालांकि कासिम साहब ने 5-7% का जो आंकड़ा दिल्ली बीएसपी के लिए दे दिया है, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि अगर पुराने वाले परफॉर्मेंस में अगर हम 100% का भी इजाफा करें तो वो डबल ही होगा, क्योंकि 100% का इजाफा मतलब डबल होता है, तो वो 1.5-2%, तो 2% तक का भी वोट अगर पहुंच जाता है। और कोई सीट तो खैर क्लिक करना मैं उसकी क्लेम नहीं कर सकता, मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली में बीएसपी बहुत लेट स्टार्ट हुई है और दिल्ली की राजनीति में बसपा उतनी सक्रिय नहीं जितना कई राज्यों में सक्रिय हुआ करती थी। खैर वो तो चर्चा का विषय है। पूरे विश्लेषण पे, सारी चर्चाओं पे, सारे तथ्यों पे क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। बने रहिए, दोबारा एक और विश्लेषण, एक और रिपोर्ट आपके लिए दिल्ली चुनावों से संबंधित लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।